गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों बीएसटीसी में अनिवार्य विषय जो आपका आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे बीएसटीसी सेकेंड ईयर का, जिसमें पहला पहला जो हमारे यूनिट है आधुनिक विश्व में 3 प्रमुख प्रक्रियाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में पहले हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में 2 शब्दों का मुख्य रूप से जो प्रयोग हुआ है आधुनिक विश्व एवं प्रक्रिया। पहले तो हम इस प्रक्रिया को समझेंगे कि ये क्या चीज होती है, यानी प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। मानव की वे सामूहिक क्रियाएं प्रक्रियाएं कहलाती है जो लगातार व सतत रूप से संपन्न होती है। लगातार यानी कंटिन्यूज, निरंतर क्या होती है, सतत रूप से संपन्न होती है, जिनके विशेष प्रतिमान बन जाते हैं। इनमें लोगों के बीच संपर्क तथा संचार बना रहता है। प्रक्रिया को सामान्य बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ये प्रक्रियाएं शब्द प्रयुक्त हैं जिसमें आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को शैक्षिक संदर्भ में प्रदर्शित करने वाली क्रियाओं के रूप में उद्योगीकरण, राष्ट्र, राज्य तथा लोकतंत्र की व्याख्या की गई है। अब देखिए आधुनिक विश्व की ये 3 प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? उद्योगीकरण, राष्ट्र, राज्य और लोकतंत्र व्याख्या की गई है। अब देखिए आधुनिक विश्व को मध्यकालीन राज्य और आज आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के समय के बीच तुलना करके हम इसको सामान्य रूप से समझ सकते हैं। अब मध्यकाल में तो आप जानते हो कि मध्यकालीन में भारत और विश्व के जो देश थे वो जाति, सामाजिक वर्गों में बंटे हुए थे, ये हम जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन देशों में दास प्रथा, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा, अस्पृश्यता यानी व्यापक रूप में मौजूद थी। महिलाओं की जो आज स्थिति है वैसी स्थिति नहीं थी, यानी हम कह सकते हैं कि लोग जाति व धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव सब श्रेणियों में बंटे हुए थे और स्वतंत्रता जो थी वो उच्च वर्गों के पुरुष तक ही सीमित थी। कब? मध्यकाल के अंदर। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देश थे। तो उसके बाद क्या हुआ, आम लोग स्वतंत्र नागरिक नहीं थे। राजा की प्रजा, राजा जो चाहता था, राजा के नियम ही कानून होते थे और इन नियमों के अनुसार ही कार्य किया जाता था। राजा जो होता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब राजा, फिर उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार जो थे वो लोगों के पास नहीं थे, आजादी भी नहीं थी। कानून की नजर में लोगों जो थे वो बराबर नहीं थे और इस प्रकार ऐसी स्थिति के अंदर लोगों के मन में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की स्थापना के लिए यानी 300 साल तक लोगों ने क्या किया? संघर्ष किया। किसके लिए? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया। तो देखिए एक संघर्ष के बाद यानी आधुनिक विश्व की एक पहचान बनी। इस पहचान में क्या किया गया? तार्किकता, वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वास, धर्म, किसी प्रकार की सत्ता को मानने के विरुद्ध काम किया गया। ये न केवल वैज्ञानिक सोच का युग प्रारंभ हुआ। कौन सा युग? किसकी बात करें हम? आधुनिक विश्व के लोकतंत्र की। बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा का भी युग रहा। और उसके बाद जमींदार, बड़े बड़े धर्मगुरु, कुल जाति, ये जो नियमों से बंधे हुए थे उन सबको खोल दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र, जनतंत्र की स्थापना होने लगी आधुनिक विश्व में। और लोकतंत्र अपने खुद नियम बनाता और दूसरों की बनाई व्यवस्था उससे मंजूर नहीं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे जो बदलाव हुए, इन सारे बदलावों से विश्व में कई स्थानों पर, आज हम जानते हैं कि कई स्थानों पर लोकतंत्र का उदय हुआ। और अब मध्यकालीन सोच और आधुनिक जो युग है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इनकी तुलना किस प्रकार की जाएगी। अब देखिए
मध्यकालीन एवं आधुनिक युग की तुलना। ध्यान से देखिए, मध्यकालीन राज व्यवस्था एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, आधुनिक युग। अब राजतांत्रिक प्रथा थी कहां, मध्यकालीन व्यवस्था में। कौन सी प्रथा थी, राजतांत्रिक। और उधर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मध्यकाल के अंदर राजा का शासन था और आधुनिक युग में क्या है, जनता का शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके बाद देखिए, समाज का जातिगत विभाजन के आधार पर रोजगार की, यानी समाज के जो जाति आधार था वो क्या था, जातिगत था। यानी जैसे विभिन्न प्रकार के, अगर सोनार का लड़का तो सोनार का ही काम करेगा, अगर कोई शूद्र का लड़का है तो शूद्र से संबंधित काम करेगा, पंडित का। तो इस प्रकार था विभाजन। लेकिन आधुनिक युग के अंदर क्या कि सभी वर्गों को रोजगार के क्या दिए गए, समान अवसर, यानी योग्यता को आधार बनाया गया। किसको आधार बनाया गया, योग्यता को। और मध्यकाल के युग के अंदर क्या था, पुरुष प्रधान समाज व महिलाओं के सीमित अधिकार थे। यानी समाज हमारा क्या था, पुरुष प्रधान था और महिलाओं के अधिकार सीमित थे। और आधुनिक युग के अंदर क्या हुआ, महिलाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के प्राप्त अवसर दिए गए। यानी वर्तमान युग में देखिए, शिक्षा के अवसर जितने पुरुषों को प्राप्त हैं उतने ही महिलाओं को प्राप्त हैं। रोजगार के अवसर, समान काम के लिए समान वेतन, सारी व्यवस्था है। लेकिन मध्यकाल के अंदर क्या था, पुरुष प्रधान समाज के साथ महिलाओं के अधिकार क्या थे, सीमित थे। उसके बाद है धर्म। अब धर्म पर राजनीतिक आधारित सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था थी। राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में धर्म की क्या मुख्य भूमिका थी। लेकिन आधुनिक युग के अंदर क्या है, धर्म निरपेक्षता पर आधारित राजनीतिक आर्थिक धर्म निरपेक्षता, यानी सभी धर्म एक समान है, सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाता है और उसी के ही आधार पर सारी व्यवस्थाएं की प्रारंभ की जाती है। तो उसके बाद देखिए, अंधविश्वास, दास प्रथा, पुरानी परंपराओं का बोला किसमें था, मध्यकालीन युग के अंदर। और आधुनिक में क्या था, वैज्ञानिक, तार्किकता, बंधन मुक्त प्रथा का बोलबाला था। और मध्यकालीन युग के अंदर शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद तथा लोकतंत्र का कोई सामंजस्य नहीं था। यानी इस राष्ट्र से संबंधित शिक्षा, लोकतंत्र से संबंधित इससे कोई मतलब नहीं था राज्य से। लेकिन आधुनिक युग के अंदर ऐसा नहीं है। यानी शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद और लोकतंत्र में, तीनों में क्या है, तालमेल है, सामंजस्य बना हुआ है। तो इसी प्रकार हम मध्यकालीन और इन दोनों के अंदर तुलना हमने इस प्रकार की। अब देखिए कि आधुनिक युग की शुरुआत दो प्रमुख क्रांतियों से हुई। जो आधुनिक युग था उसकी शुरुआत दो क्रांतियां से। कौन सी क्रांति थी, एक थी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और दूसरी फ्रांसीसी क्रांति। दोनों क्रांतियां 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में हुई थी, जिसमें विश्व में आधुनिक स्वरूप अपनाया। यानी हम जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले आधुनिकता लाने में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो ही जिम्मेदार थी। यानी उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो औद्योगिक क्रांति से ही प्रारंभ थी। इसके बाद दूसरी जो क्रांति हुई विश्व में वो थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ तो इस राष्ट्रवाद की प्रक्रिया के रूप में कहा गया। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये रही कि लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। अब देखिए तीन स्थितियां महत्वपूर्ण। पहला क्या था कि इंग्लैंड की औद्योगिकरण क्रांति हुई, फिर फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंदर लोकतंत्र का बोलबाला हुआ, राष्ट्र राज्यवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, लोकतंत्र को लोगों ने स्वीकारा। तो विभिन्न देशों के अंदर पुरानी जो राजशाही शासन व्यवस्था थी उसको जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया। और विश्व की तीन प्रमुख जो ये प्रक्रियाओं ने समस्त विश्व के जो मानव समाज थे, यानी सामाजिक जो वातावरण था उसको प्रभावित करने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा के स्वरूप को प्रारंभ किया गया। और इस इकाई में विषय को विस्तार से समझने के भी प्रयास किए गए। अब देखिए कि आधुनिक युग की शुरुआत ऐसे मानव निर्माण से हुई कि यूरोप से 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच नव जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, आपने जाना होगा इंग्लैंड के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, जिसका प्रमुख कौन था, जिसने पुनर्जागरण भी प्रारंभ किया था, मार्टिन लूथर। वैज्ञानिक क्रांतियां आदि के माध्यम से क्या हुआ कि आधुनिक मानव ने पुरानी परंपराएं व समाज के प्रति श्रद्धा, धार्मिक विश्वास के स्थान पर विवेकशील सोच
तथा जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयास किया। यानी हम कह सकते हैं कि पुरानी जो परंपराएं थी उनको दूर करने के प्रयास के साथ साथ लोग इनसे दूर होते गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तटस्थता के आधार पर निर्णय लिए जाने लगे। इसके साथ ही जो व्यक्तिवादी मानसिकता थी उसको स्वीकृति मिली। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक सोच और व्यवहार के माध्यम से समाज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने लगा। इसमें व्यक्ति निजी विकास को पूरा करने का संपूर्ण प्रयास किया गया। आधुनिक विश्व में नए मानव ने पुरानी उत्पादन प्रणालियों को समाप्त करके एक नई पूंजीवादी और औद्योगिक प्रणाली की स्थापना की। तो इसके बाद देखिए कि इस आधुनिक मानव ने पुरानी राजघराने के राज्य की जगह लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना की, जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार को कायम रखने के सामूहिक रूप से प्रयास किए गए। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप व अमेरिका में ये जो क्रांतियां शुरू हुई, धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित हो गया और आज ये जो प्रक्रियाएं व्यवस्था हैं हमारे जीवन को निर्धारित करती हैं। यानी आधुनिक विद्यालय शिक्षा एक प्रकार से 3 वर्ग प्रक्रियाओं औद्योगिकरण, लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों की ही देन है। यानी जो प्रक्रियाएं 3 प्रमुख जो प्रक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर इन 3 चीजों पे ही घूमेगा। हमारा जो पूरी की पूरी यूनिट है किस पे? एक औद्योगिकरण होगा, दूसरा लोकतंत्र होगा, तीसरा राष्ट्र राज्य। तो आधुनिक विश्व में इन स्वरूप को प्रभावित में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार इस इकाई में हम आधुनिक विश्व की उन प्रमुख प्रक्रियाओं औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य, लोकतंत्र की स्थापना, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ इनका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान रहा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसके उद्देश्य आते हैं। औद्योगिकरण और सार्वजनिक शिक्षा ने आधुनिक राष्ट्र राज्यों के गठन एवं उनके स्वरूप को विकसित करने में क्या योगदान दिया, उसको समझने और राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसके प्रभाव पर विचार करेंगे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की व्याख्या के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों की भूमिका, कर्तव्य, उसके अधिकारों का विश्लेषण करेंगे और शिक्षा, लोकतंत्र और शिक्षा के द्वारा लोकतंत्र में शिक्षा के आदर्शों को भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ हम अब पढ़ेंगे, पहले सामान्य जानकारी जो पढ़ रहे थे, अब हमारा फिर टॉपिक शुरू हो रहा है औद्योगिकरण एवं शिक्षा। ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं।